नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज 31 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरबा में 15 नए मरीज मिले हैं, रायपुर में 9, तो वहीं दुर्ग में 3, बलौदाबाजार में 2 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव और धमतरी में 1-1 नए मरीज मिले हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज दिन भर में 79 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं और ऐसे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 879 हो गई है। अब तक 1429 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में 20,111 क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं। तो प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 879 हो गई है। आज 79 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। रायपुर में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और आज अब तक 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, छत्तीसगढ़ में आज 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देखिए आकांक्षा कि आज 31 नए मरीज मिले हैं जैसा कि आपने बताया, और एक्टिव जब मरीजों की संख्या है वो 889 हो गई है। और पूरे ओवरऑल संक्रमित मरीजों की बात करें तो 1429 मरीज मिले हैं। डाटा आपने पूरी तरह से बता दिया है किसमें, और जो डिस्चार्ज हुए हैं वो भी 79 है। तो नए अगर बात करें तो हमारे पास में 48 मरीज ही बच्चे हैं कि जो नए होंगे। अब अगर पूरी तरह से बात करें तो आज बाहर से लोग भी आए हैं, कुछ इनकी भी जांच की जा रही है। क्वारंटाइन सेंटरों में जो लोग हैं उनकी भी जांच की गई है। तो कुल टोटल मिलाकर करीबन 3000 के आसपास जो है वो सैंपल ऐसे पड़े हुए हैं। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से जो बैठने वाला जिला था जैसे कोरबा, अब वो उसके वहां से बड़ी संख्या में मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो जांजगीर चांपा में अगर देखें तो वहां पे बड़ी संख्या में मरीज बचे हुए हैं। रायपुर में भी देखेंगे तो रायपुर में भी करीबन 100 के आसपास अब मरीज वहां पर भी बचे हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से पेंडेंसी डाटा है उनकी टेस्ट करने की, वो अभी होने लगी है। तो इसके कारण से मरीजों की संख्या बढ़ी है। रायपुर में अगर प्रदेश की बात करें तो 13 लैब अब सक्रिय है जहां पर मरीजों के जो जांच सैंपल है उनकी जांच हो रही है। इस कारण से आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। एक हमारी भी अपील है, स्वास्थ्य विभाग भी अपील कर रहा है कि अगर बच्चों की संख्या अधिक बढ़ती है तो कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ सकती है लोगों को। जी शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायपुर से ही मिल रही है। दुकान संचालन को लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकान संचालन की अनुमति दे दी गई है। अनुमति प्राप्त दुकानों को छूट मिली गई है। आपको बता दें दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी इसके तहत अब छूट दे दी गई है। तो लगातार व्यापारी वर्गों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जो समय का दायरा है वो बढ़ाया जाए दुकान संचालन को लेकर के, और अब एक ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों को अब संचालन करने की छूट मिल गई है। दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी इसके तहत छूट दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, दुकान खोलने का नया आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, आज राज्य के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और व्यापारी जगत से जो प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन मिला था उसके आधार पर कई सारे निर्णय लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से ये था कि जो बाजारों को भी 6 बजे तक खोलने की अनुमति थी तो उसमें अब संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जिन व्यवसायों को खोलने की अनुमति है उन्हें रात 9 बजे तक अब खोला जा सकता है। सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक जो अनुमति प्राप्त व्यवसाय है, दुकान है, वो उसका संचालन किया जा सकेगा। ये व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है, साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी बड़ी राहत है। क्या क्योंकि अक्सर देखने को मिल रहा था कि व्यवसाय होने के कारण व्यापारी अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए भी उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था और बेवजह दिन में देखा जा रहा था कि शाम के समय भीड़ बढ़ रही थी। लेकिन टाइम एक्सटेंड करने से बड़ी राहत मिलेगी और इससे व्यापारियों को फायदा होगा, आम पब्लिक को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। जी शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी स्टार जैन ने बताया और आपने सुना भी कि एक राहत जरूर दी गई है यहां पर ग्राहकों को, और साथ ही साथ लगातार व्यापारियों की तरफ से मांग रखी जा रही थी कि जो समय का दायरा है वो बढ़ाया जा सके, और अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत दी गई है। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकानों का संचालन किया जा सकेगा।
तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, दुकान खोलने का नया आदेश भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। अनुमति प्राप्त जो दुकानें हैं उनको छूट मिल गई है कि अब वो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अपनी दुकान खोल सकेंगे। आपको बता दें, इसके साथ ही अब माना जा सकता है कि बाजारों में भीड़ कम देखने को मिलेगी क्योंकि समय का दायरा बढ़ गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकान अब खुल सकती हैं, उनको संचालन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर सभी मंत्रियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त किसानों को देने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह राज्य के स्कूल और कॉलेज में जुलाई महीने में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ करने के बारे में विचार किया जाएगा। मंत्री चौबे ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के प्रयासों की समीक्षा, क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन केंद्रों की व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की गई। प्रदेश में 3 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अन्य प्रदेशों से वापस लौटे हैं। इन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। वहीं अभी 70,000 से अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ और भी लौटने वाले हैं। वर्तमान में परिस्थिति है, रोक पाने में इसमें अगर हम लोग सफल हैं तो इसी परिस्थिति को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अभी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी आ गई है, हम स्कूल कॉलेज प्रारंभ नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं लगेगी, लेकिन स्कूल कॉलेजों को अब अनुमति दी जाएगी कि जुलाई माह से अपना एडमिशन और अन्य प्रक्रिया प्रारंभ कर ले। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में सरकार जल्द गिरने के भाजपा की राष्ट्र महामंत्री सरोज पांडे के बयान पर पलटवार किया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाजपा की सत्ता की भूख खत्म ही नहीं होती है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन कोरोना का स्थायी हल नहीं है। सिंहदेव के बीजेपी को सत्ता की भूखी बताने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार भी किया है। पेट नहीं भरता वाली बात कि वो कुछ भी हो, सत्ता की कुछ ऐसी भूख है कि हम ही हम रहें, दूसरा कोई ना रह जाए। तो ये मुझे लगता है कि उनकी एक गहरी असुरक्षा की भावना है। इतने सालों तक विपक्ष में रहने के बाद मनस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब हम ही सत्ता में रहें। कोई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख यदि होती तो मध्य प्रदेश में सरकार बनने के साथ ही संभावना मध्य प्रदेश में था। हमें तो प्रतिशत वोट ज़्यादा मिला था, हमें तो उस समय भी ऑफर था, मगर हमने कोई सरकार नहीं बनाई। कांग्रेस के अंदर असंतोष को रोकने में केंद्रीय नेतृत्व असफल हो रहा। इस वजह से आज कांग्रेस में फूट की स्थिति है। इसके लिए बीजेपी को कोई जवाबदार बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने को लेकर होने वाले जनसंपर्क अभियान और वर्चुअल रैली की तैयारी की जानकारी ली। चर्चा के दौरान रमन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 लाख लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल रैली से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मंडल, जिला और लोकसभा स्तर पर पार्टी और मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक की जा रही है। मोदी जी का 1 साल की उपलब्धि को लेकर 25 लाख घरों तक ये पॉम्पलेट देने के लिए हम जाएंगे। 25 लाख परिवार से जुड़े और इसके लिए अभी से मंडल स्तर में तैयारी चल रही है। जिला स्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंडल स्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली, ये पूरे इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम है।
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता फिर से कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजर रहा है। पिछले दिनों ज्ञानेंद्र उपाध्याय की वापसी के बाद गोरेला पिंडरा मरवाही जिले के कांग्रेसियों ने आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस प्रवेश का विरोध किया। इन नेताओं ने कहा है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्यमंत्री ने नाराज नेताओं को शांत कराकर उनसे मरवाही उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की। इधर मरवाही में चल रही राजनीतिक उठापटक पर अमित जोगी ने कहा कि वो अभी राजनीतिक बात नहीं करेंगे। साथ ही मरवाही उपचुनाव में खुद की दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मरवाही से प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव अजीत जोगी ही लड़ेंगे। अभी हमारे शीर्ष नेता लोग निर्णय लेंगे कि इनको लाना है कि इनको नहीं लाना है। और कार्यकर्ता आज की तारीख में कौन नहीं कांग्रेस में नहीं आना चाहता। पूरे प्रदेश से हर पार्टी से लोग चाहते हैं कांग्रेस में जुड़े। सरकार कांग्रेस की है और माननीय भूपेश जी की जो रीति नीति है उसको देखकर सब लोग प्रभावित हैं। सब लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। नाराजगी नहीं है, हम वहाँ के सर्वे सर्वा हैं। हम जो काम करेंगे वही करेंगे और जो हम जिनको हम अपने साथ रखेंगे वही रहेंगे। जोगी जी का जीवन सततः संघर्ष का ज्वलंत उदाहरण है। जिंदगी भर वो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते रहे और वही मेरी प्रेरणा है। उसी रास्ते पर मुझको भी आगे चलना है। बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने मरवाही के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में गोरेला पिंडरा मरवाही जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर उन्हें रिचार्ज किया। बिलासपुर सांसद के इस दौरे को मरवाही उपचुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बघेल सरकार पर भी जमकर हमला बोला। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के 1.5 साल के कार्यकाल से त्रस्त हो गई है और यदि अभी चुनाव हुए तो बीजेपी स्पष्ट बहुमत से जीत जाएगी। वहीं सांसद अरुण साव ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सरगुजा संभाग के सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 3 दिनों के अंदर 3 मादा हाथियों की मौत से दिल्ली तक में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सरगुजा संभाग के वन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर मामले की जानकारी ली है और इधर सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। ये समिति 20 दिन के अंदर विस्तृत जांच के बाद राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। ये रिपोर्ट देखिए। शायद, संभावना और आशंका। सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 3 दिनों के भीतर 3 मादा हाथियों की मौत के बाद वन विभाग अब इसी उलझन में है कि आखिर हाथियों को क्या हुआ, क्योंकि उसके पास अब भी तीनों हाथियों की मौत का कोई ठोस कारण नहीं है। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सरगुजा संभाग के वन अफसरों के साथ APCCF से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की पूरी जानकारी ली। बॉडी पे कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम में टॉक्सिसिटी का ज़्यादा अंदेशा हो रहा है। हम लोग पूरा सर्च कर रहे हैं, टीम बनी हुई है कि क्या कंज्यूम किया उन्होंने जिससे कारण से डेथ हुई। बॉडी पार्ट्स कलेक्ट किए हैं और डिटेल एग्जामिनेशन के बाद में और भी चीज़ें सामने आएं। इधर प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाथियों की मौत के मामले की जाँच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। ये समिति 20 दिनों के भीतर विस्तृत जाँच के बाद राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। और अपर प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी सदस्य सचिव इनको मनोनीत किया गया है। प्रतिवेदन की अवधि 30 दिनों के भीतर इनको रिपोर्ट देना है। हाथियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। जांच में इन सारे सवालों का जवाब मिलने की संभावना है, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। जांजगीर के कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए मना करने के मामले में डॉक्टर संतोष पटेल के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। मालखरौदा अस्पताल में तैनात डॉक्टर संतोष पटेल ने की ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और BMO को डॉक्टर संतोष पटेल के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा, जिसके बाद डॉक्टर के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ दूसरी धारा के तहत अपराध रजिस्टर कर लिया गया है। वहीं डॉक्टर संतोष पटेल ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए BMO पर भेदभाव तरीके से ड्यूटी पर तैनात करने का आरोप लगाया है।
लंबे समय के इंतजार के बाद सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि उपयुक्त अभ्यर्थियों के नहीं मिलने की वजह से तय संख्या के अनुरूप चयन नहीं किया जा सका है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 3617 परीक्षार्थियों का चयन किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन को लेकर कोरोना संकट के मद्देनजर अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है। 9 फरवरी को राज्य सेवा परीक्षा साल 2019 के लिए परीक्षा हुई थी। 18 अलग अलग पद के लिए कुल 242 सीट पर आवेदन मांगे गए थे। पीएससी साल 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में 1,09,360 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से सिर्फ 3,616 का ही चयन हुआ है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही बची हुई दूसरी परीक्षाओं के परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।